वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। फर्स्ट वन वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो टुडे विल डिस्कस थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुई हैं। पहले आपकी डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज़ डिक्रीज होती है, डाउन होती है, लो होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डिप्रेशन। अगले टर्म है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उसके लिक्विड के वेपर प्रेशर से, तब हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट अटेन हो गया है। लाइक एग्जांपल वाटर। वाटर का एज यू नो कि वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है हम लोग उसको कितना लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन। तो इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम लोग H2O लिख लेते हैं, ये वाटर है आपका, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वाटर, मतलब जो आइस है। तो इन दोनों का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? इक्वल हो जाता है। सो वी से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 केल्विन। अब हम लोग देखते हैं, अगर इसी वाटर में जो आपका वाटर फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसी वाटर में अगर मैं NaCl डाल दूँ, नमक डाल दूँ, तो क्या होगा? अब वही वाटर जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था वो इससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू होगा। अब वो कितना डिक्रीज होगा या मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना लो होगा वो डिपेंड करता है आप कितना इसमें सॉल्ट डालते हो। जितना आप सॉल्ट ज़्यादा डालोगे उतना आपका फ्रीजिंग पॉइंट उतना डाउन होगा, क्योंकि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको यही चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लेके समझाया है। यहाँ पे देखो आप सकते हो आपकी यहाँ पे प्योर आइस है एक। तो प्योर आइस ने अपने आप को शील्ड कर लिया है, बचा लिया है अम्ब्रेला से, ठीक है। अम्ब्रेला से अपने बचा लिया किसको? मतलब अपने आप को ऊपर इसके सॉल्ट स्प्रिंकल ना हो पाए। यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है NaCl, इसको हमने स्प्रिंकल कर दिया आइस के ऊपर। तो ये तो आइस बच गई है, ठीक है। तो ये आइस मेल्ट नहीं होगी, बट दूसरी जगह जो ये वाली आइस है ये मेल्ट हो जाएगी। क्यों मेल्ट हो जाएगी? बिकॉज आपने जब सॉल्ट ऐड करा जो आपका नॉन वोलाटाइल है, इससे क्या होता है? आपका वेपर प्रेशर डाउन हो गया। इसका वेपर प्रेशर के डाउन होने से क्या हो गया? आपका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होने से क्या हो गया आपका? इट कॉजेज अ मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। तो आइस क्या होगी? आपकी मेल्ट हो गई। तो सॉल्यूट के ऐड करने से, जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट तो आपका डाउन होता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था। मतलब आपका ये प्योर सॉल्वेंट है। अब इसी प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, कैसा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इससे बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्वेंट का, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। और इसी सोल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो डाउन हो जाता है। तो मैंने ये पिक्चर के थ्रू आपको ही समझाने की ट्राई कर रखा है कि कैसे आपको माइंड में इसको सेट कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को क्वेश्चन की फॉर्म में भी गिवन है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। इसमें बोला है कि वाई डी आइसिंग एजेंट, व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट, हाउ डज इट वर्क। तो डी आइसिंग एजेंट आपका सॉल्ट होता है, नमक होता है। ये कैसे काम करता है? ये फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट को लो करने से क्या होता है? आपकी आइस मेल्ट हो जाती है। इसलिए जहाँ पे स्नो वगैरह पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे रोड्स पे हम लोग ये सॉल्ट वगैरह स्प्रे कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे आपकी आइस मेल्ट हो जाती है और रोड क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई चीज़ कब होती है? जब वो उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे आप जितना सॉल्यूट ऐड करोगे, मतलब आप जितना नमक ऐड करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे आपने लेट से कि आपने उस वाटर में थोड़ा सा 10 ग्राम आपने उसमें NaCl डाल दिया था वाटर में, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका -10 आ गया। अगर आप 10 ग्राम और डाल दोगे, मतलब 20 ग्राम ऐड कर दो, तो फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर हो जाएगा। तो जितना आप अमाउंट ऐड करते रहोगे आपके NaCl का, उतना फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता रहेगा। वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप इसमें NaCl डालो या KCl डालो या ग्लूकोज डालो, जो मर्जी डालो। फ्रीजिंग पॉइंट खाली जो फ्रीजिंग पॉइंट का लो होना वो ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। अब इस पे देखो एक बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज विच हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो लोअरिंग
इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। इट मीन्स अमाउंट पे डिपेंड करने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे दो तरह के बीकर ले लेता हूँ, एक बीकर ए, इसमें वाटर भरा हुआ है यहाँ तक, और दूसरा बीकर बी, इसमें भी उतना ही वाटर भरा है यहाँ तक। अब इसमें मैंने इसमें डाला है ग्लूकोज, डाल दिया है कितना 1 मोलर, इसमें ग्लूकोज डाल दिया मैंने 2 मोलर। तो बोल रहा है कि बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, मतलब कितना आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, मतलब कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब जितनी ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना आपका फ्रीजिंग पॉइंट उतना डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने 2 मोलर ऐड करा है, मतलब 2 मोल्स ऐड करे हैं ग्लूकोज के। तो जितने मोल्स ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट उतना डाउन होगा। तो हैंस इसका आंसर क्या होगा आपका 2 मोलर ग्लूकोज। वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर कंसंट्रेशन, या कह रहे हो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो जितने सॉल्यूट ज़्यादा होंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा। हैंस आंसर इज बी, मतलब 2 मोलर ग्लूकोज वाले का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के मतलब कैसे आप में ग्राफ में रिलेटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए ये ग्राफ कैसे बना, मैं यहाँ पे एक और साइड में ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपका वेपर प्रेशर है एक्सिस, ये शो कर रहा है आपको टेम्परेचर का। अब आपको पता है जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर से। इट मीन्स जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर आपका कम करेगा। अगर ये भी कह सकते हो आप, अगर टेम्परेचर लो होगा तो वेपर प्रेशर भी लो होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्योर सॉल्वेंट की बात कर लेता हूँ, वाटर की बात कर लेता हूँ। तो वाटर का इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लेट से इतना था, मैं टेम्परेचर लो कर दिया तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, वेपर प्रेशर और कम हो गया, ऐसे से। तो इसका कर्व प्योर सॉल्वेंट का इस तरह बन गया। तो आप देख सकते हो ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व हो गया जो आपको ऑरेंज लाइन से शो कर रखा है। अब क्या करूँ मैं, अब मैं एक और वाटर की बात करता हूँ। अब वाटर में सॉलिड फॉर्म ले रहा हूँ, मतलब आइस फॉर्म में ले रहा हूँ। तो आइस में वाटर को आप आइस में जब कन्वर्ट करोगे तो जब कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाती है। बाय बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो आपने जब चीज़ को सॉलिड में फॉर्म में चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर लो कर दिया, तो आपने उसके काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम कर दी। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम ही होगा। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर आइस का लेट से इस टेम्परेचर पे इतना था, मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया और बढ़ गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आ गया, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा सा ग्राफ आ गया। तो ये किसका ग्राफ है, याद रखना, ये ग्राफ जो बना रखा है ये आइस का ग्राफ है, ठीक है, आइस का, ये वाला ग्राफ आइस का है। और ये किसका था, इट वॉज प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, ये आइस की बात कर रहा है, फ्रोजन सॉल्वेंट मीन्स आइस था। अब दोबारा हम लोग सॉल्वेंट पे आ जाते हैं। सॉल्वेंट का हम लोग टेम्परेचर और लो कर देते हैं। अगर और लो करेंगे तो आप देखोगे ये ग्राफ इसको एक पॉइंट पे टच कर लेगा, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस टाइम पे क्या हुआ, जो आइस का वेपर प्रेशर था जो सॉलिड फॉर्म में था और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था जो लिक्विड फॉर्म में था, इनका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये इक्वल हो गया। तो अगर मैं इसकी लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूँगा तो ये क्या शो करेगा, इट शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच विल कॉल्ड एज अ TF0। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। अब नेक्स्ट हम लोग इसी सॉल्वेंट में हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। सॉल्यूट जैसे लाइक NaCl ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसके ऐड करने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। तो उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन होगा, ठीक है। टेम्परेचर और लो करेंगे और डाउन होगा और डाउन होगा। तो एंड में ये इसका कर्व ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा और यहाँ पे टच होगा। मतलब सॉलिड को आप देख सकते हो यहाँ पे टच कर रहा है, जो यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये सॉलिड वाला है, ये आपका लिक्विड है, इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया इस टेम्परेचर पे। तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो जब आप इस लाइन को नीचे ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका TF। व्हाट इज TF, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो इसमें TF0 बड़ा है या TF बड़ा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि TF0 इज ग्रेटर देन TF। देयरफॉर जो डेल्टा TF होगा वो किसकी इक्वल होगा, ये गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप क्या लिखना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0, क्योंकि ये हायर है, माइनस TF। तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। एंड व्हाट इज डेल्टा TF, ये डिफरेंस है, मतलब बेसिकली इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट का फर्क आया उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा TF से। तो यहाँ लिख दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। वो TF0 है आपका
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज़ लिक्विड, जो आपका वाटर था यहाँ पे, और जो दूसरा TF है, दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो यहाँ पे हमने NaCl डाल दिया था वाटर में, वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मोलैलिटी होती है और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब मोलैलिटी और फ्रीजिंग पॉइंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं किसका, KF का। तो KF क्या को कहते क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और इंपॉर्टेंट नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स निकालने के लिए मैं क्या कर लूँगा, डेल्टा TF अपॉन M इज इक्वल टू KF। अब जो आपका KF है, तो जो KF है वो क्या है आपका, इट इज़ द कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और दूसरा जो है आपका वो है M स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी, और डेल्टा TF क्या चीज़ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अगर मैं मोलैलिटी को 1 पुट कर दूँ तो डेल्टा TF विल बिकम इक्वल टू KF। तो जब मोलैलिटी 1 हो जाती है तो डेल्टा TF KF की इक्वल बन जाता है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्दर M क्या चीज़ होते हैं आपके, दिस इज़ द मोलैलिटी। मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोल्स का फॉर्मूला जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, N यहाँ पे लिखना आपने 2, ठीक है, सॉल्यूट के मोल से, और सॉल्यूट को हम लोग 2 से प्रेजेंट करते हैं। तो N2 अपॉन W2 इंटू W1, और यहाँ पे एक KF जो हमने कांस्टेंट लगाया था, मल्टीप्लाई बाय, अगर सॉल्वेंट आप 1000 ग्राम ले रहे हो तो 1000 ग्राम की बात कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल लिख दिया है, ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा पर 100 ग्राम तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बट एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं गिवन है, आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया उसमें कुछ भी नहीं गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बाय डिफॉल्ट आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूट, जैसे अभी तो हमने एक NaCl की बात कर ली, NaCl कैसे आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl कैसे ब्रेक होता है, जब इसको वाटर में डालते हैं तो बनता है आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब डिसोसिएशन नहीं हुई थी तो कितने पार्टिकल्स थे, 1 थे। जब डिसोसिएशन हो गए तो कितने पार्टिकल्स बन गए, 2 हो गए। तो इसका I जो आएगा, दैट इवेंट ऑफ फैक्टर, वो क्या होता है आपका 2, ये 2 आ जाता है। अगर यहीं पे ये ग्लूकोज होता, जैसे C6H12O6, वो डिसोसिएट नहीं करता, तो उसका I 1 आ जाएगा। तो अगर सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका ये फॉर्मूला लगता है, अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका ये ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे W1 W2 क्या चीज़ है मैंने आपको बता भी दी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। अब हम लोग इस लेक्चर 7 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलता है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर ये सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट का मास गिवन है कितना, W2 कितना हो गया 34.2। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट की वॉल्यूम हो गई। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो वाटर की वॉल्यूम और वाटर का मास वो सेम ही होता है। इट मीन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी रिटन एज 500 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब 500 ml हो गया। और वाटर का ml और वाटर का ग्राम बराबर होता है, तो 500 ग्राम हो गया ये। तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया, दैट इज़ W1 कितना आ गया 500, ठीक है। उसके बाद अब कहता है कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीज़ कर रहा है, कितने पे फ्रीज़ कर रहा है, -0.3744 डिग्री सेल्सियस। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा, ये सिंपल TF। तो TF की वैल्यू गिवन है -0.374 डिग्री सेल्सियस। अब बोला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट करो, मतलब आप KF करो, KF आपने कैलकुलेट करना है। तो मैं KF कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक मुझे फॉर्मूला पता है कि वो है आपका जो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो यहाँ पे आपको मोलैलिटी नहीं पता, बट मोलैलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, तो मोलैलिटी में फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से आंसर इतना आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इससे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, जो मैंने आपको बता दिया है, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें बोला हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोसिएट नहीं होता, तो आई इसका 1 ही रहेगा।
डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, W2 कितना हो गया 1 ग्राम, कितने सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो 50 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया मैंने 15 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका जो ये आपका डिप्रेशन हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का आपका डिप्रेशन हो गया, कितना हो गया, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 0.40 केल्विन। कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब जो आपका KF है कितना है 5.12, ये सारी आपको मैंने वैल्यूज बता दी है। अब हमने निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, फाइंड द मोलर मास, हमने M2 निकालना है, तो फॉर्मूला आपको ऊपर जो मैंने गिवन है उसको आप यूज़ कर लो, सिंपली इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोलता है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका W2 कितना आ गया, मतलब सॉल्यूट का मास कितना आ गया 45, इसका मोलर मास निकालोगे M2 वो कितना आ जाएगा आपका 62। अब बोलते हैं कि कितने ग्राम वाटर में डालना है, मतलब W1 कितना हो गया आपका, W1 हो गया आपका 600। उसके बाद बोलते हैं कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब आप डेल्टा TF निकालो, तो डेल्टा TF बहुत इजीली आ जाएगा वही फॉर्मूले को यूज़ करके। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपने क्या निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपने TF भी निकालना है। तो पहले पार्ट में आपने निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF, और अगले पार्ट में निकालना है आपने TF, तो ये दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला वही यूज़ कर लेंगे। ये देख सकते हो आप, डेल्टा TF के लिए मैंने सारी जो वैल्यूज़ आपको बताई थी मैंने वहाँ पे पुट कर दी, इधर पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया 2.25 केल्विन। आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है आपको गिवन नहीं है, बट आपको पता ही होगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273.15 केल्विन होता है। यहाँ पे आंसर केल्विन में आया तो आपने इसको केल्विन में कर लिया, ठीक है, वाटर को मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा आपने, 273.15 केल्विन लिख लिया। और जो आपका डेल्टा TF होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, तो वहाँ यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वैल्यूज जस्ट पुट कर दी, विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फोर्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ यूरियन वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.128 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ यूरियन वाटर, तो मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं TB की वैल्यू गिवन है, कितनी है 100.128 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, मतलब आपने इसका TF निकालना है, ठीक है, मोलर कांस्टेंट गिवन है, KF भी गिवन है और KB भी गिवन है। अब देखो अगर मुझे ये निकालना है कि फ्रीजिंग TF का, तो TF निकालने के लिए मुझे क्या बताना चाहिए कि यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, तो अगर आपने TF निकालना है तो आपको डेल्टा TF पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको डेल्टा TF आपको पता नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या है आपका TF नॉट, तो ये चीज़ पता है, तो TF नॉट पता है, बट आपको यहाँ पे TF निकालना है ना, ये दो चीज़ अननोन है, तो इट मीन्स पहले हम लोग डेल्टा TF निकाल लेंगे। अगर डेल्टा TF निकालना है वो कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू KF इंटू M, आपको KF पता है, ठीक है, डेल्टा TF निकालना है, आपको KF पता है बट M नहीं पता, तो M निकालने के लिए फिर से हम लोग और फिर पीछे जाते हैं, हम लोग करेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट हो जाता है, ठीक है, तो वही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू 100.128 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 0.128 डिग्री सेल्सियस। KB आपको गिवन था, तो डेल्टा TB किसके इक्वल होता है KB इंटू M, तो यहाँ से हम लोग M निकाल सकते हैं आराम से, तो M कितना हो जाएगा आपका डेल्टा TB अपॉन KB, डेल्टा TB की हमने वैल्यू यहाँ निकाल ली है, कितनी 1.28, ठीक है, 0.128 यहाँ हमने पुट कर दी, और KB की वैल्यू गिवन थी तो आ गया आपका 0.25, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी आ गई तो मैं यहाँ पे डेल्टा TF निकाल सकता हूँ, तो डेल्टा TF KF इंटू M होता है, KF आपको पता था, M आपने यहाँ से पुट कर दिया, ये वैल्यू आपकी 0.465 डिग्री सेल्सियस आ गई। अब हमें क्या निकालना था, TF निकालना था, तो जो डेल्टा TF होता है वो किसके इक्वल होता है, TF नॉट माइनस TF, हमें निकालना है TF, तो TF क्या हो जाएगा डेल्टा TF, सॉरी ये डेल्टा जो आपका TF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको RHS में LHS में ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका TF नॉट माइनस डेल्टा TF, तो TF नॉट माइनस डेल्टा TF यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना 0 डिग्री सेल्सियस है ना, क्योंकि आपका सेल्सियस में आंसर निकला हुआ है इसलिए हम लोग सेल्सियस में यूज़ कर लेंगे।
माइनस डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ कितना आ गया आपका 0.4565 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने पुट करा तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस पे जो बेस्ड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे सामने आपके क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी आप कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैंने आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हमने यूज़ कर रखे हैं उसको कंपाइल करके मैंने आपको दे रखे हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।